स्टूडेंट्स, ये रहा आपका कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स का लेक्चर। तो इसके अंदर भी हम इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस और वोल्टेज गेन को स्टडी करेंगे। अब ये कॉमन कलेक्टर किस तरीके से है, मुझे कैसे पता चल पा रहा है, मैं आपको ये बताता हूँ। ये असल में कॉमन एमीटर से ही हमें मिलता है, मतलब कि उसी तरह का होता है, लेकिन इसमें थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं। देखिए बच्चों, ये कॉमन कलेक्टर क्यों है? आप देख सकते हैं इनपुट इसकी ग्राउंड के साथ इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है? यानी डायरेक्टली ही कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ग्राउंड ग्राउंड का टर्मिनल होता है। ये भी ग्राउंड के आउटपुट भी ग्राउंड के साथ कनेक्ट है, ठीक है? और जो कलेक्टर है उसका यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब पता क्या है? ये शॉर्ट वायर लगा दी गई है ना, इसका मतलब है ये इनडायरेक्टली ग्राउंड हो गया कैपेसिटर, आपका कलेक्टर साइड। तो दैट्स वाई से कॉमन कलेक्टर कहा जाता है, क्योंकि जोन सा टर्मिनल आपका कॉमन होता है ना इनपुट और आउटपुट के दरमियान, वही हमारा क्या कहलाता है? कॉमन कहलाता है। यानी कि कॉमन कलेक्टर, अगर आपका बेस कॉमन होता तो आप कॉमन बेस कह देते। तो यही सीन है। यानी अब यहाँ पे क्या है, देखिए कलेक्टर यहाँ पे यानी कि उसका रेजिस्टेंस जब मौजूद नहीं हुआ करेगा, आप ये उसको देखकर ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हो। यानी कि अगर कैपेसिटर के ऊपर उसकी रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है और दूसरे नंबर पे एमीटर के ऊपर हमें आउटपुट मिल रहा है, तो ये दो निशानियाँ हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कॉमन कलेक्टर है। कभी कभार नाम नहीं ना लिखा होता, आपको खुद अंदाज़ा लगाना पड़ता है। तो अब हम इसको यानी कि स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, इसके पैरामीटर्स को। तो बच्चों, सबसे पहले आपको पता है हमें इसका यानी कि आरई मॉडल के थ्रू इक्विवेलेंट सर्किट बनाना होगा। ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, तो आपको पता है इस ट्रांजिस्टर को हम क्या कर सकते हैं? एक्सपैंड कर सकते हैं इसके इक्विवेलेंट सर्किट के थ्रू, जो हमने स्टडी किया था। इसमें भी बच्चों हम आर नॉट को इग्नोर कर देंगे, ठीक है? आर नॉट का पैरामीटर स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है? आर नॉट को मैं इग्नोर करूंगा, आर नॉट ड्रा नहीं करूंगा। तो मैं सिर्फ इसको भी एक्सपैंड करने लगूँ, बाद में फिर हम बाकी के वायर्स कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। ये देखें, सबसे पहले नंबर पे ये मेरा बेस है, बेस का टर्मिनल, ठीक है? अब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, इस ट्रांजिस्टर को, आपको पता है इसको एक्सपेंड करते हैं जब आर ई मॉडल से, तो क्या होता है? ये बीटा आर ई रास्ते में आ जाता है यहाँ पे। देन यहाँ पे हमारा नीचे एमीटर का टर्मिनल होता है ये, और देन फाइनली यहाँ पे एक करंट सोर्स होता है जिसका नाम बीटा आई बी होता है, जो कि असल में बराबर होता है कलेक्टर करंट के, ठीक है? और यहाँ पे आगे जाके ये कलेक्टर का टर्मिनल ऐसे कनेक्ट होता है। और मैंने आपको बताया यहाँ पे आर नॉट का रजिस्टर भी हुआ करता है, आपको पता, हमने जो पढ़ा हुआ इक्विवेलेंट सर्किट में। लेकिन उसको हम ड्रा यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो इस कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आता, ठीक है? यानी कि कॉमन कलेक्टर में उसे इग्नोर कर दिया जाता है आर नॉट को, तो वो पैरामीटर होते ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि कलेक्टर जो है ना इनडायरेक्टली बच्चों शॉर्ट हो चुका होता है, तो वो उस रजिस्टर को भी जीरो करवा देता है, आर नॉट को भी जीरो कर देता है। डेट्स वाई यहाँ पे ये चक्कर होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको याद है ये हम एसी एनालिसिस के लिए ड्रा करते हैं सर्किट, जब भी ड्रा करते हैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट, तो एसी एनालिसिस में क्या शराइत होती हैं कि जो डीसी वोल्टेज या करंट सोर्सेज हैं, डीसी सोर्सेज हैं, जो जितने भी डीसी सोर्सेज हैं, चाहे वो करंट सोर्स है या वोल्टेज सोर्स है, उन्हें ग्राउंड ग्राउंड कर दो, यानी कि उनको ज़ीरो करके ग्राउंड कर दो। इसको यानी मैं ग्राउंड टर्मिनल से रिप्लेस कर दूंगा इसके साथ। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं उनको शॉर्ट कर दो, यानी शॉर्ट वायर से रिप्लेस कर दो, कैपेसिटर्स को शॉर्ट कर दो। ये दो कंडीशन होती हैं इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करने के लिए, यानी इस वायर से रिप्लेस कर दो जितने भी यहाँ पे ये ऐसे कैपेसिटर लगे हुए हैं। अब पहले मैं बेस वाली साइड पे आता हूँ। देखो बच्चों, बेस वाली साइड पे आए तो इस साइड पे देखना स्टार्ट करता हूँ ना, तो बेस की जानिब दो वायर्स हैं, एक ये वाली है, एक ये ऊपर वाली है। ऊपर वाली वायर में देखा जाए तो आर बी का रेजिस्टेंस है। पहले मैं इस वायर को ड्रा करना चाहूँगा। आर बी का रेजिस्टेंस बच्चों देखो ऐसे लगा हुआ है, मैं इसको यहाँ पे ऐसे घुमा के लगाना चाहता हूँ, ठीक है? यानी वो वायर ऐसे थी, मैं उसको ऐसे घुमा के यहाँ पे लगाना चाहता हूँ उल्टा करके। यानी कि पहले उसका वीसीसी ऊपर लगा हुआ था, वीसीसी अब आपको पता है ये डीसी वोल्टेज सोर्स है, यानी कि डीसी वोल्टेज सोर्स है। तो मैंने जैसा कि बताया डीसी सोर्स को आपने ग्राउंड से रिप्लेस कर देना है। अब देखें, मैंने इसको ऐसे घुमा के यहाँ पे लगाया बेस के साथ। पहले ये ऊपर की तरफ ऐसे इसकी वायर जा रही थी, अब इसको घुमा के लगाया तो ये नीचे की तरफ जा रही है। यहाँ पे आके अब वीसीसी अटैच होना था, लेकिन जैसा कि इसकी कंडीशन है कि डीसी सोर्सेज को ग्राउंड कर देना। ये एक डीसी सोर्स है, डीसी वोल्टेज सोर्स, तो ये ग्राउंड हो जाएगा। अब कुछ बच्चे ये भी कहेंगे जिन्होंने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं लिए, सर ये भी अगर वोल्टेज सोर्स हुआ तो इसको भी आप ग्राउंड कर देंगे। नहीं यार, ये एसी वोल्टेज सोर्स है, यानी ये आपकी आवाज़ होती है। असल में मैं आपको मिसाल देता हूँ स्पीकर सिस्टम की, कि जैसे मौलवी जो है मसाजिद के अंदर स्पीकर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर असल में एम्पलीफायर लगा होता है, वो धीमी आवाज़ में यहाँ पे बोलते हैं, यानी उनका आवाज़ जो है एसी सिग्नल होता है। तो वो आवाज़ जो है वो एम्पलीफाई होकर डीसी सोर्स की मदद से एम्पलीफाई होकर यहाँ पे आउटपुट में हमें मिलती है, वो भी एसी ही होती है। मतलब कि आउटपुट भी हमें एसी में मिल रहा होता है और क्या नाम है, इनपुट भी हमें एसी में जा रही होती है। ये कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है? क्योंकि कैपेसिटर बच्चों डीसी को ब्लॉक करता है, तो यानी इस तरफ से डीसी कुछ इफेक्ट नहीं कर पाएगी इनपुट को, वीसीसी इफेक्ट नहीं
नहीं कर पाता, यानी यहाँ से प्योर AC जाती है, क्योंकि कैपेसिटर सिर्फ AC को अलाउ करता है गुजरने के लिए। और यहाँ पे आके क्या होता है, AC और DC दोनों मिलकर आ रहे होते हैं, यानी कि आपकी आवाज़ जो है ना एम्पलीफाई हो चुकी होती है, मौलवी की आवाज़ बढ़ चुकी होती है, जिसमें DC भी यानी कि एज आ कह लें कि उस इम्प्योरिटी के तौर पे ऐड होता है, यानी कि इम्प्योरिटी होती है DC उस वक्त। तो जब इस कैपेसिटर में आता है तो इम्प्योरिटी रिमूव हो जाती है, यानी DC वोल्टेज जो है वो रिमूव हो जाते हैं, वो उनको गुजरने नहीं देता, और आवाज़ जो एक्सपैंड हो चुकी होती है वो इसमें से गुजर के आगे जाके आउटपुट में यानी आपको स्पीकर में आवाज़ सुनाई देती है, फिर ये चक्कर होता है। ठीक है, तो ये ग्राउंड हो गया ना। तो ये मैं आपको बता रहा था, यानी कि ये आपका यानी ग्राउंड नहीं होगा क्योंकि ये AC सोर्स है, और ये आपका कैपेसिटर शॉर्ट वायर से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट वायर से रिप्लेस हुआ और ये आपके VI वोल्टेज आगे आ गए, और यहाँ पे आप वो मेंशन आउट कर दें जो जो उसने दिया हुआ है कि ये इनपुट करंट है और ये ZI है इस साइड से, यानी हम अपनी इनपुट इम्पीडेंस देखते होते हैं। अब दूसरे नंबर पे हम आते हैं, देखो बच्चों, कलेक्टर की साइड पे चलें, लास्ट में जाएंगे, एमीटर की साइड पे आएँ। तो एमीटर की साइड पे ये देखें, ये एक रजिस्टर लगा हुआ है इस तरह से। अब कुछ बच्चे मुझे पता क्या कहने वाले हैं, सारे इस दफ़ा आपने रेजिस्टेंस RE को ज़ीरो क्यों नहीं किया, इस दफ़ा भी तो कोई शॉर्ट वायर आगे आने वाली है। नहीं यार, कोई शॉर्ट वायर नहीं आने वाली। ये देखो इनडायरेक्टली ये कनेक्शन अब ऐसे बन रहा है, ये देखो शॉर्ट वायर हो गई, ये शॉर्ट हो गया और आगे डायरेक्ट V0 बस आ रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा। तो इनडायरेक्टली हम चाहें तो ऐसे प्लस माइनस V0 इसके क्रॉस लिख सकते थे, लेकिन मैंने ऐसे आपको समझाने के लिए फिर ऐसे ही लिखा है। अब ये देखो, ये दिखा रहा है I0 करंट ऐसे ऊपर की तरफ जाती है, तो यहाँ पे ये I0 करंट ऐसे ऊपर की तरफ जा रही होगी आपकी आउटपुट करंट, और Z0 आपने यानी कि आउटपुट इम्पीडेंस इस साइड से देखनी है। ठीक है जी, ओके हो गया। अब देखो बच्चों, अगर कलेक्टर की तरफ मैं जाता हूँ तो कलेक्टर का देखो इनडायरेक्टली क्या है, इस वायर को मैं से उल्टा करके लगाऊंगा तो आगे रह ही क्या जाता है, आगे रह ही एक ही चीज़ जाती है, यानी कि डायरेक्ट VCC यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन VCC को हमने ग्राउंड से रिप्लेस कर देना, तो डायरेक्ट बस ये कनेक्शन आ गया, बस सिंपल आपके सामने है सारा सर्किट। अब देखो बच्चों, आप सभी ये चीज़ें जानते हैं, बेस की तरफ से बेस करंट आता है, IB आता है, कलेक्टर की तरफ से कलेक्टर करंट आता होता है, जिसको यानी जो कि बीटा IB के बराबर होता है। ये क्यों बराबर होता है ये मैंने चीज़ पहले भी बताई हुई है, अदरवाइज़ मैं फिर से बता रहा हूँ। ये बीटा का बच्चों फार्मूला होता है, बीटा इज़ इक्वल टू IC ओवर IB। तो यहीं से आपके सामने देखें कलेक्टर करंट का क्या फार्मूला बन जाता है, कलेक्टर करंट IC इज़ इक्वल टू बीटा IB हो जाती है, तो डैट्स वाई यहाँ पे बीटा IB मेंशन होता है। ठीक है, और ये दोनों करंट्स जब यहाँ पे आती हैं ना, तो ये यहाँ पे आके मतलब दोनों मिलकर एमीटर करंट में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी कि इस नोड के ऊपर आके ये दोनों जमा होती हैं करंट्स, और यहाँ पे एमीटर में एमीटर करंट जाता है, जो कि किसके बराबर होता है। अब मैं एमीटर करंट का भी आपको फार्मूला याद दिला देता हूँ प्रीवियस पेज पे जाके। ये देखें, अब जैसा कि मैंने बताया एमीटर करंट दो करंट से मिलकर बनती है, क्योंकि वहाँ पे भी यही सीन है। देखें इस तरह से, यानी बेस करंट आ रहा है, उधर से कलेक्टर करंट आ रहा है, और यहाँ पे आके दोनों मिल रही हैं, ऐसे ही था ना। और इधर एमीटर करंट थी हमारी। तो देखें, आपको पता है नोड, ये हमारे पास यहाँ पे एक नोड बन रहा है, उस शेप में भी यही सेम चीज़ है कि यहाँ पे वो नोड बना रहा है। तो जब यहाँ पे नोड बन रहा होता है, ये असल मेरा फॉर्मूला डायरेक्ट्स वाई मैं इसको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि पहले ये काम मैं कर चुका हूँ। तो नोड के ऊपर जब KCL अप्लाई करते हैं, तो KCL कहता है द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स, यानी इस नोड के अंदर जितनी करंट एंटर कर रही हैं उनका सम एक साइड पे और लिविंग करंट का एक साइड पे। अब देखो, इसके अंदर दो करंट्स एंटर कर रही थी, उनका सम मैंने इस साइड पे लिखा है IC प्लस IB, और जो लिविंग करंट है जो बाहर जा रही है उसको मैंने इस साइड पे लिखा है IE। ठीक है जी, तो IB का जैसा कि मैंने आपको फार्मूला बताया था, सॉरी IC का फार्मूला बताया था, बीटा IB होता है, तो मैंने IC को रिप्लेस कर दिया। ये देखें यहाँ पे इस फार्मूले के थ्रू बीटा IB से। अब यहाँ पे हम इन दोनों में से IB कॉमन ले सकते हैं, तो IB कॉमन लिया तो अंदर आ गया बीटा प्लस 1। अब आपको मैंने ये चीज़ बताई थी यहाँ पे कि बीटा की रेंज ना असल में 50 से 250 तक इसकी वैल्यू होती है, तो 1 इसके लिए ना इग्नोरेबल है, यानी कि 50 में एक जमा भी कर लो, 51 ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। तो डैट्स वाई इस 1 को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो फाइनली IE को अप्रॉक्सीमेटली बीटा IB के ही बराबर कह दिया जाता है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आपको बतानी थी। अदरवाइज़ अभी के लिए हम यही कह देते हैं कि IE असल में हमारे पास बराबर किसके है, बीटा प्लस 1 टाइम्स IB के। ठीक है, यानी कि अभी मैंने इसको अप्रॉक्सीमेट नहीं किया, मैंने बस आपके सामने IE का फार्मूला लिख के रख दिया ताकि आपको पता चल सके। ओके हो गया ना। अब सर्किट मैंने यानी तकरीबन डिफाइन कर दिया आप लोगों के लिए। अब अगर आप देखना चाहिए ना, अगर मुझे इनपुट इम्पीडेंस फाइंड आउट करनी है ना, तो ये प्रीवियस हमारे टॉपिक की तरह ही है। तो अगर मुझे इनपुट इम्पीडेंस फाइंड आउट करनी है, देखो बच्चों, इनपुट इम्पीडेंस है वो कुछ इस तरीके से है, ये देखो, यानी कुछ ये है, ऐसे ऐसे लगी हुई है। पहले रास्ते में आ रहा है RB का रजिस्टर, ये आप देख सकते हो, इस तरफ से मैंने ऐसे देखनी है ना इनपुट इम्पीडेंस। तो पहले RB का रजिस्टर आ रहा है,
फिर आगे बच्चों दो रजिस्टर आ रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला, क्योंकि इस साइड से देखो तो ये आगे ये पूरी वायर आ जाती है, क्योंकि मुझे ग्राउंड के टर्मिनल तक मूव करके जाना पड़ेगा। यहाँ से लेके ग्राउंड का टर्मिनल पूरा इंक्लूड हो जाएगा इसके अंदर। डैट्स वाई यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी वायर की मुझे रेजिस्टेंस मालूम करनी होगी, जिसे मालूम करने के लिए ना हम जस्ट एक नाम रख लेते हैं कि मैं बच्चों आर इक्विलेंस मालूम करने जा रहा हूँ, ठीक है। यानी मैं आर इक्विलेंस, इस वायर की जो रेजिस्टेंस मालूम करूँगा उसको मैंने आर इक्विलेंस का नाम दे दिया, ठीक है। आपके बुक वाले ने जेड बी नाम दिया हुआ है, मैंने प्रीवियस टॉपिक में आपको जेड बी के नाम से ही फाइंड आउट करके दिखाई थी, लेकिन यहाँ पे चलें आर इक्विलेंस के नाम से फाइंड आउट कर लेते हैं। और ये जेड आई है आपका, यानी कि मैंने असल फ्रेम आपके सामने बनाकर रख दिया क्या इस चीज़ का। और ये ग्राउंड का टर्मिनल लगा हुआ है ना, देखें असल में बच्चों ये ऐसा करना क्यों पा रहा है, मतलब इस पूरी वायर को ही क्यों लेना पा रहा है। उसकी रीज़न ये देखो, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब दो रजिस्टर के दरमियान वायर का सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हो तो वो सीरीज में होते हैं, लेकिन वो टर्मिनल सिर्फ उन दोनों के दरमियान कॉमन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, इन दोनों के दरमियान वायर का एक टर्मिनल तो कॉमन हो रहा है, लेकिन सिर्फ इन दोनों के दरमियान में नहीं है, वो आगे भी किसी और के साथ कॉमन है, यानी वी आई के साथ कॉमन है। डेट्स वाई सीरीज का तो कंफर्म यानी कि यहाँ पे हो ही नहीं सकता, ये सीरीज में हो ही नहीं सकते, तो पैरेलल ही बचता है। पैरेलल कैसे हो सकता है, देखो अपर और लोअर टर्मिनल सेम हो। अब इस वायर का देखो अपर टर्मिनल इस वायर के साथ यहाँ पे सेम है, यानी कि यहाँ पे कनेक्टेड है, और दूसरा टर्मिनल इनका सेम होना चाहिए। लोअर टर्मिनल इसका ग्राउंड है, लेकिन उसका ग्राउंड यहाँ पे नहीं हो रहा, आगे जाके यहाँ पे जाके हो रहा है, तो यानी ये पूरी वायर इसमें इंक्लूड हो जाती है। अब मुझे इस पूरी वायर की क्या चाहिए, इंपीडेंस चाहिए, जिसको मैंने आर इक्विलेंस का नाम दे दिया। यानी इंपीडेंस कह लो या वो कह लो, क्या नाम है, रेजिस्टेंस कह लो, यानी कि मुझे इसकी टोटल रेजिस्टेंस चाहिए इस वायर की। वो मैं कैसे मालूम कर सकता हूँ, अब देखो बच्चों मैं कह देता हूँ कि मेरे पास ना इस वायर के अंदर, मेरे पास इस वायर के आर इक्विलेंस इस वायर की टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब मुझे अगर इसको मालूम करना तो ये मैं आपको मालूम करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो जिस मतलब पॉइंट से ये पूरी वायर जा रही है, इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास वोल्टेज कितने हैं, वी आई डायरेक्ट कनेक्ट है, तो ये वी आई आगे, ठीक है। अब आपको मैं सही तरीके से समझाता हूँ, ये वी आई आगे। आगे जब हम आगे मूव करते हैं तो ये देखो पहले नंबर पर ये वाला रजिस्टर आता है बीटा आर ई, जिसमें सिर्फ एक करंट जा रही है जिसका नाम है आई बी, ठीक है। इस रजिस्टर में से सिर्फ एक करंट गुजर रही है जिसका नाम आई बी है। उसके बाद आगे जाके थोड़ा, यानी कि थोड़ा टर्न आता है, लेकिन मैं टर्न यहाँ पे ड्रा नहीं करूँगा, सिंपल आपको समझाना ही है ना। आगे जाके एक और रजिस्टर आ रहा है जो कि हमारा आर ई रजिस्टर है, यानी ऐसे हमने मूव नीचे कर जाना ना, तो आगे जाके ये आर ई रजिस्टर है, और नीचे जाके फिर ये ग्राउंड का टर्मिनल आ जाता है। और आपको ये भी वीडियो मौजूद है हमारे चैनल पे, हाउ टू फाइंड वोल्टेज अक्रॉस सिंगल वायर, लेकिन ये वो चीज़ नहीं बनेगा। चलें अभी मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। तो यानी कि मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ ना वो एक अलहदा बात है, चलें मैं आपको उसी दायरे में लेके चलता हूँ। असल प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है वो आपको बताता हूँ। असल प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब यहाँ पे देखें, इसकी तरफ तो एक करंट गुजर रहा है बीटा आर ई के क्रॉस, इसमें से एक करंट गुजर रहा है, लेकिन आप ज़रा गौर देख करें ना, आगे जो आर ई का रेजिस्टेंस है उसमें से कोई और करंट जा रहा है। ये देखें ना, आप ज़रा गौर से देख सकते हैं, आई ई करंट जा रहा है, यानी इधर से होकर ऐसे करंट आ रहा है। तो ये असल प्रॉब्लम है जिसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। डैट्स वाई आप समझे, तो ये ऐसे असल में मामला इस वक्त, यानी इस तरफ से भी एक करंट आ रही है आई सी, ऐसे कह सकते हैं, यानी इस तरफ से भी एक करंट आ रहा था। तो फाइनली फिर इसमें जो करंट जा रहा है वो इस वक्त किसके बराबर हुआ, आई सी और आई बी दोनों मिलकर क्या बना देंगे यहाँ पे, वो बना देंगे आई ई। समझे मेरी बात को। तो इसका जो फार्मूला है, इसका फार्मूला आर इक्विलेंस का, वो आपके पास बनता गया है। वो देखो आर इक्विलेंस का सिंपल सी बात है, फार्मूला तो यही बनेगा आर इक्विलेंस। अच्छा ये वाली वायर का हम, हाँ, तो टोटल वोल्टेज ये है, टोटल करंट ये है, ओवरऑल बात की जाए तो वी आई डिवाइडेड बाय आई बी, ये फार्मूला बनता है आर इक्विलेंस का। अब आपको वी आई वोल्टेज मालूम करना है, वो आप इस वायर की मदद से मालूम कर पाओगे, ठीक है, समझ रहे हो ना, इस वायर की मदद से मालूम कर पाओगे। तो चलो अब मालूम करते हैं, ताकि फिर हम आर इक्विलेंस को इधर पुट करके जेड आई को मालूम कर सकें, इनपुट इम्पीडेंस को। तो देखो बच्चों, वी आई कैसे मालूम किए जाते हैं, आपको पता वी आई टोटल वोल्टेज थे। अगर टोटल वोल्टेज है तो आपको पता है ओहम्स लॉ, यानी कि जैसे हम वो लगाते हैं लूप एनालिसिस पे केवीएल लगाते हैं, वैसे यहाँ पे केवीएल अप्लाई करके वी आई मालूम कर सकेंगे। मैं यहाँ पे केवीएल लगाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मेरी ये जो आई बी करंट है वो इस रजिस्टर में से गुजरती है, तो इस रजिस्टर में वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं, तो वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं तो इसके वोल्टेज कैसे लिख सकता हूँ, ओहम्स लॉ की मदद से। तो ओहम्स लॉ क्या कहता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस ये है और करंट ये है, तो आई बी मल्टीप्लाई बाय बीटा आर ई, यानी कि आ जाएगा बीटा आई बी आर ई, ठीक है जी। और फिर
जब मैं इसके आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे आके एक नोड आता है जो कि जिसमें दो करंट्स यानी कि इंक्लूड हो जाती हैं, आई बी भी आ जाती है, आई सी भी आ जाती है, जो कि दोनों मिलकर क्या बना देती हैं, आई बी प्लस आई सी, यानी वही वो जो मैंने आपको आगे कहानी समझाई, यानी एक नोड है जहाँ पे अगर हम करें के सी एल अप्लाई करें तो दो करंट्स मिलकर आई ई बनाती हैं, तो आई ई यानी क्या बना देगा, ये बीटा प्लस वन आई बी बना देगा। तो हम बीटा प्लस वन आई बी ये वाला बच्चों ये वाला पॉइंट कैच करेंगे, ठीक है। लेकिन अब आपने आपने पता क्या करना है, इस बीटा प्लस वन में ना सिंपल सी बात है, आपने यहाँ पे पहले नंबर पे तो बीटा प्लस वन वही पुट कर देना, यानी बीटा प्लस वन टाइम्स आई बी, ठीक है। ये यानी आपकी आई ई करंट होगी ना, जो कि मल्टीप्लाई हो रही है किसके साथ, आर ई के साथ, तो ये आपके पास आ गया। अब हम इसको उठा के पुट कर देंगे, देखिए आपने वोल्टेज लिख ली है इस वायर के, ठीक है, आगे जीरो आ जाता है, यानी ये इन दोनों वोल्टेजेस को टोटल मिलाया जाए तो वी आई वोल्टेज बनते हैं। ये आपने फार्मूला बना लिया, इसको ऊपर पुट करेंगे, आर इक्विवेलेंस आपको मिल जाएगा। तो देखें अगर मैं इसको पुट करता हूँ यहाँ पे तो क्या मिलता है, देखो वी आई की जगह पुट होगा। अब इन दोनों में से देखो बच्चों, इन ओवरऑल इस फार्मूले में से आई बी कामन आ रहा है ना, तो आई बी कामन ले लेता हूँ पहले, ये आई बी मैंने कामन लेके रख लिया, इन टू यहाँ पे रह गया सिर्फ बीटा आर ई, बीटा आर ई, और यहाँ पे सिर्फ रह गया बीटा प्लस वन आर ई, बीटा प्लस वन कैपिटल आर ई, ठीक है जी, ये रह गया। और बटे में हमारे पास क्या आ गया, बटे में हमारे पास आ गया ये वाला आई बी। तो ये देखो ये दोनों कट गए और आपके पास आर इक्विवेलेंस क्या आ रही है, बीटा आर ई प्लस बीटा प्लस वन आर ई। आर इक्विवेलेंस आपके पास क्या आ रही है जी, बीटा आर ई प्लस बीटा प्लस वन आर ई। अब हमने जब जेड आई की तरफ मूव करना है ना, तो हम पता क्या कह देते होते हैं, हम इसको अप्रॉक्सीमेटली कर लेते होते हैं, इसका अप्रॉक्सीमेशन करते हैं। पता है अप्रॉक्सीमेशन कैसे करते हैं, ये देखिएगा, आर इक्विवेलेंस का अप्रॉक्सीमेशन इस तरह से पहले होता है। पहले नंबर पे ना हम ये कह देते हैं कि ये बीटा प्लस वन जो है ना, बीटा प्लस वन ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है बीटा के, ठीक है, ये पहला पॉइंट हम कहते हैं। यानी कि जैसे मैंने आपको वहाँ पे प्रीवियस पेज पे दिखाया था कि यानी हम इसको बीटा ही समझते हैं। तो जब ये बीटा हो जाएगा तो बीटा दोनों में से कॉमन आ जाएगा ना, दोनों के साथ बीटा होगा तो बीटा कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा आर ई प्लस कैपिटल आर ई। और फाइनली फिर हम पता क्या कहते हैं कि आर ई की वैल्यू बच्चों बहुत कम होती है आर ई के मुकाबले में, ठीक है, इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है। यानी कि कह लो अगर ये 100 है तो ये 0.01 होगा, यानी इतनी छोटी वैल्यू होती है इस आर ई की। डेट्स वाई इसको भी इग्नोर कर दिया जाता है। तो इसको इग्नोर करके आपके पास फाइनली आर इक्विवेलेंस का ये फार्मूला आ जाता होता है, बीटा आर ई, यानी अंदर सिर्फ आर ई रह जाता होता है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, यानी आपने ये यहाँ पे दूसरी कंडीशन भी लिख देनी है, आर ई इज़ लेस देन आर ई। ओके हो गया, ये लिखने के बाद आपका ये काम यहाँ पे स्टॉप होता है। अब जेड इम्पीडेंस यानी इनपुट इम्पीडेंस हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, वो मैं वहाँ ऊपर फाइंड आउट कर देता हूँ क्योंकि वो जगह हमारे इस्तेमाल हो जाएगी। इनपुट इम्पीडेंस, अब ये देखें इनपुट इम्पीडेंस मैं मालूम करने जा रहा हूँ। तो इनपुट इम्पीडेंस आपके सामने ही है कि जेड आई बराबर है आर बी पैरेलल विद आर इक्विवेलेंस, यानी जेड आई हमारे पास बराबर है इस वक्त आर बी, क्योंकि इन दोनों का देखें ना पैरेलल कॉम्बिनेशन था, एक वायर का टर्मिनल यहाँ पे कॉमन, एक वायर का टर्मिनल यहाँ पे कॉमन, तो ये दोनों आपस में पैरेलल में आ गए आर इक्विवेलेंस। और आर इक्विवेलेंस को बाद में आपने लिख भी देना, यानी कि वो उसकी वैल्यू पुट करनी है, ना कि इस फार्मूले में याद रखना है, पैरेलल विद बीटा टाइम्स आर ई। ये एक पहला फार्मूला जो आपने इस टॉपिक का याद रखना है, ठीक है। ये सारा मैंने आपको यानी करके दिखाया ना कैसे ये फार्मूला आता है, जस्ट आपने याद ये रखना है इनपुट इम्पीडेंस में। अब आती है बारी आउटपुट इम्पीडेंस की। आउटपुट इम्पीडेंस के लिए हमें सबसे पहले बच्चों पता है क्या करना होता है, आउटपुट इम्पीडेंस देखें इस साइड से हमने देखना। अब इस साइड से देखेंगे तो आर ई भी इंक्लूड हो जाएगा, बीटा आर ई भी इंक्लूड हो जाएगा, और भी चीज़ें इसमें कई इंक्लूड हो जाएंगी। तो वो काम करने से पहले हम पता क्या करते होते हैं, हम ना यहाँ पे बेस करंट पहले फाइंड आउट कर लेते होते हैं, क्योंकि मुझे अगर आउटपुट करंट मालूम हो जाए तो मैं मतलब बेस करंट के करीब चला जाऊँगा। अब जब हम आते हैं इसकी आउटपुट इम्पीडेंस की तरफ, तो मैं आपको इसका जो अगला पार्ट है ना वो काफ़ी इजी तरीके में समझाना चाहता हूँ सेकंड, जिससे आपका यानी कि क्या नाम है अपना वोल्टेज गेन भी कवर हो जाएगा और ये भी कवर हो जाएगा। बच्चों देखो होता क्या है असल में, अब अगर मैं आउटपुट इम्पीडेंस की तरफ आता हूँ तो मुझे ना इसका एक छोटा सर्किट जो है ना ड्रा करना पड़ता है समझाने के लिए आपको और आगे बढ़ाने के लिए। आउटपुट इम्पीडेंस को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले देखें ये हमारी लगी हुई है यहाँ पे वी आई की सप्लाई इस तरह से।
अगर मैं इसको यानी कि AC सप्लाई दिखाना चाहूँ तो इस तरह से इसका सोर्स लगा सकता हूँ, ठीक है। AC सप्लाई इसी तरह का होता है ना, ठीक है जी, समझ रहे हो ना मेरी बात को, यानी जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो ये मैंने VI को यहाँ पे ऐसे शो आउट करवा दिया और नीचे उसका ग्राउंड का टर्मिनल लगा दिया, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हम प्लस माइनस ऐसे VI मेंशन करते हैं, इसका यही मतलब होता है। ये मैंने आपको पहले शुरू में भी बताया था और ये V0 के लिए भी बताया था। और आगे आप देखें, हम RB को इग्नोर करेंगे, ठीक है, ऐसे हम आगे भी करते आ रहे हैं। क्यों? उसकी रीज़न अब यह है क्योंकि हमने Z0 को मालूम करना है ना। तो यहाँ पे ज़रा गौर करें बच्चों, IE के साथ भी यहाँ पे बीटा मल्टीप्लाई हो रहा है उसके करंट के साथ, यानी RE को भी बीटा ही मिल रहा है, ठीक है। RE के साथ भी जो करंट आके मल्टीप्लाई होती है वो भी बीटा ही है। और इधर क्या होता है, इधर भी वही सेम करंट इधर RE के साथ मल्टीप्लाई होती है, यानी कि सेम करंट दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रही है। ज़रा गौर कीजिएगा, ये मैं अगर आगे ड्रा करता हूँ, आगे ये वाला रजिस्टर है बीटा RE, ठीक है, और उसके बाद ये वाला रजिस्टर है हमारे पास RE। मैंने यानी क्या किया, इस वायर को लिया जस्ट, ये ऐसे, ये वाली ऐसे वायर ले लिया और ये नीचे से ऐसे ग्राउंड हुआ, और ये आगे देखें इसका ये वाला टर्मिनल निकला हुआ है, ये V0 वाला, ये हमारा V0 है इसके क्रॉस, यानी इस साइड पे इसके क्रॉस ऐसे, ठीक है, इसके क्रॉस है। तो ये हमारा RE है, ये हमारा कैपिटल RE है। अब मैंने इनके साथ बीटास क्यों नहीं लगाए, उनकी रीज़न है। देखो बच्चों, ये जो हमारी बेस करंट है ना IB, ये जब यहाँ पे आती है तो ये इस रजिस्टर के साथ जब मल्टीप्लाई खाती है बीटा IB होकर वो भी IE के ही इक्वल हो जाती है करंट। और अगर IE की बात करूँ वो ऑलरेडी बीटा IB है, डेट्स वाई हम इस करंट को यहाँ पे जब ड्रा कर रहे होते हैं ना इस सर्किट की फॉर्म में, तो हम इसको फिर ये नहीं कहते कि यानी ये हमारे पास इसमें यानी IB मूव कर रही है, इसमें हमारा IE मूव कर रहा है। हम जस्ट यहाँ पे यही कह देते हैं कि ओवरऑल IE ही मूव कर रहा है पूरे सर्किट में इसमें, ठीक है, यानी बीटास को हटा देते हैं। ये सर्किट आपको जस्ट आप याद रख सकते हो, अदरवाइज मैंने कंडीशन बता दिया क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बीटास जो है ना, बीटा आपके टीचर ने पता नहीं किस तरीके से करवाया हुआ है, लेकिन ये सबसे ईजी वे होता है। तो होता गया, अब देखें मैं आपको सिंपल सी बात जैसे कि बता रहा हूँ कि बीटा जो है, बीटा दोनों में पाया जा रहा है, यानी कि दोनों इसकी करंट जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होकर बीटा IB RE बना रही है, ठीक है, और इसकी करंट IE इसके साथ मल्टीप्लाई होकर बीटा +1 IB बना रही है, लेकिन आपको पता है हमने इसको बीटा ही कंसिडर कर लिया हुआ है अप्रॉक्सीमेटली लगा के। तो बीटा IB RE इधर बन रहा है, तो दोनों में बीटा IB आ रहा है, यानी कि IE ही करंट दोनों में मूव कर रही है, इस रजिस्टर में भी, इस रजिस्टर में भी। और पीछे VI का वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। तो डेट्स वाई दोनों में से बीटा IB को हटाकर हम ये कह देते होते हैं पूरे सर्किट के अंदर IE करंट फ्लो कर रहा है, डेट्स वाई हमारा काम आसान हो जाता है, ठीक है, यानी इस पूरे सोर्स के अंदर IE करंट फ्लो कर रहा है, इसका ये मतलब है। तो इस चीज़ को समझें, बीटा को इस वजह से हटा दिया गया है, यानी कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे IE की जगह बीटा IB लिख दें, ठीक है, ये अब आप पे डिपेंड करता है। अदरवाइज एक ये भी कंडीशन है कि इन दोनों के साथ फिर एक एक बीटा लगाओ और IB को फ्लो करवा दो, लेकिन उससे बेटर यही सर्किट है। तो समझो इस चीज़ को, ठीक है। अब देखो, अगर आप आउटपुट इम्पीडेंस मालूम कर रहे होते हो ना, तो आप वोल्टेज सोर्सेज को ना शट डाउन कर देते हो, यानी उनको शॉर्ट वायर से रिप्लेस कर देते हो। तो ये हमारी शुरू से कंडीशन है। आपको याद होगा जब हमने थेवेनिन्स थ्योरम पढ़ा था, थेवेनिन्स थ्योरम कहता था जब आपने वोल्टेज यानी कि जब आपने रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंस निकालनी हो, आपको याद होगा हम R इक्विवेलेंस मालूम करते होते थे थेवेनिन्स थ्योरम में। वो दर्जी टाइप सा जो इंजीनियर था, तो वो क्या कहता था, वो सर्किट के अंदर जब आपने रेजिस्टेंस मालूम करनी है, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज सोर्सेज को शट डाउन कर दो, करंट सोर्सेज को शट डाउन कर दो। और कैसे शट डाउन करो, जो वोल्टेज सोर्सेज हैं उनको शट डाउन करके शॉर्ट वायर से रिप्लेस कर दो, और जो करंट सोर्सेज हैं उनको शट डाउन करके ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दो। यानी ओपन सर्किट का मतलब होता है ये, यानी करंट सोर्सेज को इससे रिप्लेस करना। जो करंट सोर्सेज होते हैं ना, यानी कि जिनके ये करंट जो फ्लो कर रही होती है उनको इससे रिप्लेस कर देना है। और जो वोल्टेज सोर्सेज हैं यानी ये, उनको हमने शॉर्ट वायर से यानी डायरेक्ट कनेक्शन से ऐसे रिप्लेस कर देना है। तो यही काम यहाँ पे होता है, लेकिन ये आपको करके नहीं दिखाया गया, मैं आपको करके भी दिखा रहा हूँ। ये आ जाएगा, देखें इस तरीके से, यानी अगर आप Z0 को मालूम करना चाहें, क्योंकि वोल्टेज तो बाद में चले हमने मालूम करना है, वो बात की बात है, वो करते हैं। ये देखें, ये शॉर्ट हो गया, शॉर्ट वायर से रिप्लेस हो गया, और ये नीचे ग्राउंड का टर्मिनल आ गया, ये RE, और इधर ये हमारा RE था, इसके साथ ये ग्राउंड का टर्मिनल था, और यहाँ पे देखें इस तरह से आपके Z0 मेंशन है, यानी इधर से हमने इम्पीडेंस चेक करनी है। तो अब आपको पता है जब दो रेजिस्टर्स के दरमियान, मैंने बताया हुआ है कि जब अपर और लोअर टर्मिनल वायर का कॉमन हो तो वो पैरेलल में होते हैं। अब देखो ज़रा, RE और ये वाला RE, ये आपस में वायर का एक टर्मिनल यहाँ पे कॉमन कर रहे हैं और दूसरा टर्मिनल इनका वैसे ही कॉमन है। देखें, इसका भी ग्राउंड के साथ कनेक्ट है, इसका भी ग्राउंड के साथ कनेक्ट है, यानी एक ही कनेक्शन है। तो लोअर टर्मिनल भी कॉमन, अपर टर्मिनल भी कॉमन, तो ये दोनों हुए पैरेलल में। यानी Z0 मेरे पास किसके बराबर आ गया, Z0 इज इक्वल टू आ गया RE
पैरेलल विद कैपिटल आर ई। ये आपके पास आ गया आपका आउटपुट इम्पीडेंस। काफ़ी इजी है ये टॉपिक। आगे थर्ड नंबर पे अब आता है वोल्टेज गेन। ये कैसे मालूम होगी जी? ए वी। अब वोल्टेज गेन के लिए आपको पता है, मुझे ए वी का फार्मूला आपको पता क्या होता है, वी नॉट ओवर वी आई होता है। तो वी नॉट पहले मालूम कर लेते हैं, वी आई का चलें फिर पता चल जाएगा क्या चक्कर है। पहले वी नॉट को मालूम कर लेते हैं। वी नॉट यहीं इसी सर्किट में से मालूम हो जाएंगे। ये देखें वी नॉट जो वोल्टेज है वो इस रजिस्टर के क्रॉस है इस वक्त। तो आपको पता है ओहम्स लॉ नहीं, अपना वोल्टेज डिवीजन रूल कहता होता था जब एक आपके पास सिंपल एक सिंगल लूप वाला सर्किट हो। ये एक ही लूप है ना, मतलब इसमें एक ही करंट फ्लो कर रहा है जिसका नाम आई ई है। तो आप कैसे उसकी वैल्यू मतलब निकाल सकते हो किसी एक रजिस्टर, एक किसी स्पेसिफिक रजिस्टर के क्रॉस उसके वोल्टेज की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? टोटल वोल्टेज ये है और ये हमारी आउटपुट वोल्टेज आ रहे हैं इस रजिस्टर के क्रॉस। तो कैसे मालूम कर सकते हैं हम इनको? मालूम कर सकते हैं अपना ओहम्स लॉ लगा के, सॉरी ओहम्स लॉ फिर से क्या कहूँ, वीडीआर वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के। ये वोल्टेज डिवीजन रूल लगाने लगा हूँ मैं। ये चले मैं आपके लिए ना ऊपर मेंशन भी किए देता हूँ। वोल्टेज डिवीजन रूल जो कि कहता है जिस रजिस्टर के क्रॉस आप वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे हो, वी नॉट मालूम करो ना, वो इस रजिस्टर के क्रॉस है। तो जिस रजिस्टर के क्रॉस आप वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे हो उसकी रेजिस्टेंस को ऊपर रखो, बटे में रखो टोटल रेजिस्टेंस, यानी उसकी बाकी की रेजिस्टेंस प्लस उसकी अपनी रेजिस्टेंस, और मल्टीप्लाई करवा दो सप्लाइड वोल्टेज के साथ, यानी कि जो सप्लाई आ रही है, सप्लाई ये वोल्टेज हो रहे हैं ना यहाँ पे इन सबको, तो वी आई इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इसका फार्मूला आ गया। इसको ऊपर पुट करो बच्चों तो आपको वोल्टेज गेन भी मिल जाएगी। देखें ए वी इज़ इक्वल टू वी नॉट की जगह हमारे पास यहाँ पे पुट हो गया आर ई ओवर आर ई प्लस आर ई, ठीक है जी। ये और साथ में ऐसे वी आई है और इसके होल के बटे में ऐसे वी आई है, वो देख सकते हैं आप, ठीक है। और ये देखो वी आई से कट गया और फाइनली आपके पास वोल्टेज गेन का फार्मूला आ रहा है आर ई डिवाइडेड बाय आर ई प्लस कैपिटल आर ई। और आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, हमने ये स्टडी किया था कि इस आर ई की वैल्यू इतनी ये सॉरी मैंने ऊपर यार स्मॉल ई कैसे इस्तेमाल कर दिया, ये बच्चों हो जाता है कि कभी कभार ना कन्फ्यूजन में हो जाता है जल्दबाजी में। ये हमने चीज़ स्टडी की थी, ऊपर अभी मैंने लिखी है कि आर ई की वैल्यू जो है वो कैपिटल आर ई से इतनी छोटी होती है कि हम इसको इग्नोर कर देते होते हैं इस आर ई को। डैट्स वाई ये आर ई जब इग्नोर होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, यही आपने सेम यानी यहाँ पे ऐसे डॉटेड डॉट लगा के ना वो कंडीशन लिखनी है और फाइनली आगे आप कर देंगे आर ई डिवाइडेड बाई आर ई। तो इसका मतलब क्या है, इसकी वोल्टेज गेन हमेशा 1 के इक्वल होती है और इसको कहा जाता है यूनिटी गेन, ठीक है बच्चों, इसको यूनिटी गेन कहा जाता है। और आप ऊपर ऐसे अप्रॉक्सीमेशन का साइन लाजमी लगाइएगा क्योंकि हमने इसको अप्रॉक्सीमेट किया ना, तो अप्रॉक्सीमेशन का साइन लगाना पड़ता है। मेन फार्मूला तो यही होता है लेकिन इसकी ज़्यादातर वोल्टेज गेन आपको मिलती 1 नहीं है बच्चों, 1 के करीब करीब ही मिलती है, यानी 0.9 हो सकती है, 0.999, काफ़ी करीब होती है 1 के, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे कवर होता है। मेन वैसे फार्मूला आपने वोल्टेज गेन का यही याद रखना है, ठीक है। और ये पॉइंट याद रखना है कि आर ई जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है, यानी कि बहुत लेस दैन होती है आर ई से। तो अभी मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।